हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिससे 100% आपको हर एग्जाम के अंदर एक से दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंस का एक टॉपिक है, साइंस में भी फिजिक्स का टॉपिक है, साउंड ध्वनि के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक की बात करें तो बड़े अच्छे से इसको क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक मतलब एक एक पॉइंट को। और साथ ही साथ यहाँ से जो इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में रेलवे, एसएससी, पुलिस, इन सभी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखो, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आप अगर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते हो तो आपको खुद को पता चलेगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस रखे गए हैं कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए स्क्रीन पे आ चुका है आपके सामने पहला क्वेश्चन। और क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि ध्वनि का तार तत्व जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है। तार तत्व की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिच, PITCH, पिच। तो ये जो ध्वनि का जो पिच होता है, तार तत्व होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आवृत्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, या फिर तीव्रता, या फिर वेग, या फिर आयाम। तो फ्रेंड्स, ध्वनि का जो तार तत्व होता है पिच, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवृत्ति करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, जो हमारी जो साउंड होती है ना, मोटी या फिर तीक्ष्ण हो जाती है, वो किसके कारण होती है, पिच के कारण ही होती है। और पिच जो होता है मतलब कि तार तत्व, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। देखो होगा क्या, जब जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तब तब जो पिच जो है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तार तत्व, ये भी ज़्यादा होगा। और जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और पिच ज़्यादा होता है तो उस समय जो साउंड होती है ना, वो तीखी, किरकी, सुरीली और पतली होती है, स्पेशली लड़कियों की होती है। और जब जब देखो फ्रीक्वेंसी लो होता है तो पिच भी क्या होगा, पिच भी लो होगा। और इसके इसमें जो साउंड होगी ना, वो किस टाइप की होती है, भारी भद्दी, स्पेशली बॉयज की होती है। तो यहाँ सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ साथ तार तत्व, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पिच, ये भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि का कारण बताइए। ऑप्शन है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि की चाल, या फिर व्यक्तिकरण। तो फ्रेंड्स, प्रतिध्वनि की बात करें, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इको, तो इसका कारण जो होता है ध्वनि का परावर्तन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि तरंगे होती है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं साउंड वेव्स, ये किसके कारण से इको यानी कि प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन है अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, या फिर इसमें इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, ध्वनि की तरंगे जो होती है, साउंड वेव्स होती हैं, वो परावर्तन जो है इसके कारण से इको यानी कि प्रतिध्वनि जो है इसको उत्पन्न करती हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि साधारण बातचीत में ध्वनि की जो तीव्रता होती है यानी कि साउंड इंटेंसिटी होती है, वो कितनी होती है। इसके लिए ऑप्शन है 20 से 30 डेसिमल, 30 से 40 डेसिमल, 50 से 60 डेसिमल, या फिर 90 से 100 डेसिमल। तो फ्रेंड्स, साधारण बातचीत की बात करें तो इसमें ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो होती 30 से 40 डेसिमल की होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 से 40 डेसिमल, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखो डेसिमल की बात हो गई है, तो ये तो हमने देख लिया कि साधारण बातचीत में कितनी होती है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि एक मतलब कि मनुष्य जो है वो एकदम आनंद लेके जितनी ध्वनि को एंजॉय कर सकता है, वो कितने तक की है, तो वो है 45 से 60 dB। 45 से 60 dB यानी डेसिमल, 45 से 60 डेसिमल की ध्वनि ऐसी होती है जिसको हम आराम से अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, और ये चीज़ किसने कही है, ये चीज़ की है WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके द्वारा ये बात कही हुई है कि एक मनुष्य 45 से और 60 डेसिमल की जो आवाज़ है इसको आनंद पूर्वक अच्छे से एंजॉय कर सकता है, अच्छे से सुन सकता है। लेकिन अगर 75 dB, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 75 dB से ज़्यादा की आवाज़ हो गई, तो 75 dB से ज़्यादा की जो साउंड होती है उससे क्या होती है, हमें इरिटेशन महसूस होने लगती है। और उसके बाद देखो 85 से ज़्यादा की, 85 dB से ज़्यादा की साउंड होती है, तो इस केस में क्या होता है, कान से, हमारा जो कान होता है उससे खून निकलने लग जाता है और बहरे होने की संभावना होती है।
अब इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स 140, यहाँ पे मैंने लिखा है 140, तो 140 डीबी से ज़्यादा जब साउंड होती है तो उस केस में इंसान पागल भी हो सकता है। और ये सारी बातें किसके द्वारा कही गई है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट देखिए वायु, वाइंड की बात करें तो इसमें जो वेलोसिटी होती है साउंड की, यानी कि ध्वनि का जो वेग होता है वो कैसे बदलता रहता है। ऑप्शंस आप देख सकते हो, 4 ऑप्शंस आपके सामने फ्रेंड्स। वायु की बात करें तो वायु में ध्वनि का जो वेग है वो तापमान के घटने से घटता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि हवा में जो वायु में जो ये है ध्वनि जो है साउंड, इसकी जो वेलोसिटी जो है, जिसको हम हिंदी में बोलते वेग, ये क्या होगा? जब तापमान घटेगा तो ये भी क्या होगा? जो वेलोसिटी है ये भी घटेगी। तो ये ध्यान रखना है, तापमान के घटने से घटता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये? और इस क्वेश्चन की बात करें काफी बार पूछा जाता है। ऑप्शन है परावर्तन का, अनुनाद का, व्यक्तीकरण का या फिर अपवर्तन का। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल है अनुनाद का, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुनाद इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। ये देखिए नेक्स्ट देखिए सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसके लिए देखो ऑप्शंस आप देख सकते हो, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा या फिर इंजीनियरों द्वारा या फिर नौचालकों द्वारा। फ्रेंड्स सोनार की बात हो रही है तो सोनार की बात करते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सोनार। तो सोनार जो है इसका यूज किया जाता है नौचालकों के द्वारा, यानी कि अब ये नौचालकों के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, सोनार का यूज किया जाता है समुद्र में उपस्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। और ये जो सोनार है ये साउंड फ्रीक्वेंसी के आधार पर वर्क करता है। किस तरह से वर्क करता है? साउंड फ्रीक्वेंसी के आधार पर। नेक्स्ट देखिए ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, गैसीय माध्यम में या फिर निर्वात में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा निर्वात, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात किसकी हुई है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा, ध्वनि तरंगे यानी कि साउंड वेव्स की बात हुई है। तो देखो साउंड वेव्स की मैं बात करूँ तो 2 तरह की होती है साउंड वेव्स। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है मैकेनिकल साउंड वेव्स होती है ना। तो आपको ध्यान रखना है 2 तरह की होती है। एक तो होती है मैकेनिकल साउंड वेव्स होती है और दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल होती है, दूसरी नॉन मैकेनिकल। अब मैकेनिकल जो है इसके 2, देखो मैकेनिकल साउंड वेव्स की बात कर लेते हैं। तो मैकेनिकल साउंड वेव्स वो वेव्स होती हैं, वो तरंग होती हैं जिनको ट्रैवलिंग के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी कि इनको ट्रैवल करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस। और नॉन मैकेनिकल जो होती है इनको किसी भी तरह के मतलब कि मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती इनको ट्रैवल करने के लिए। अब यहाँ पे देखो जो मैकेनिकल तरंगे होती हैं ये फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति जो होती है इस पे ट्रैवल नहीं कर सकती है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। अब यहाँ पे इसके 2 एग्जाम्पल है, 2 तरह की होती है। एक तो होती है ट्रांसफर वेव होती है और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल को हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ट्रांसफर वेव जो होती हैं ये सरफेस पे, जो सरफेस होता है ना, जैसे ये सरफेस है, सरफेस पे ये सरफेस पे ट्रेवल करती है लेकिन सरफेस के अंदर ट्रेवल नहीं करती। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि ये सरफेस पे ट्रेवल नहीं करती जबकि सरफेस के अंदर ट्रेवल करती है। तो देखो यहाँ से आपका जो साउंड वेव्स है ये भी क्लियर हो चुका है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इको साउंडिंग किस लिए प्रयोग होता है? इको साउंडिंग की बात हो रही है फ्रेंड्स। इको साउंडिंग की बात करें तो समुद्र की जो गहराई है इसको मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। पराध्वनिक विमान जो है ये किससे उड़ते हैं? ऑप्शन देखिए ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम चाल से, या फिर ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, या फिर प्रकाश की चाल से। पराध्वनिक विमानों की बात करें तो ध्वनि की जो चाल होती है उससे अधिक चाल से ये उड़ते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पराश्रव तरंगे जो होती है वो मनुष्य के लिए कैसी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना है इस क्वेश्चन को, बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ से सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। पराश्रव तरंगे जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब इनकी बात करें तो ये मनुष्य के लिए कैसी होती है? तो फ्रेंड्स मनुष्य से ये वेव्स जो हैं ये तरंगे मनुष्य सुन नहीं सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि मनुष्य क्यों नहीं सुन सकता। तो पहले तो आप ये बताओ, ऑडिबल वेव्स जो होती है यानी कि श्रव्य तरंगे होती है जिनको एक मनुष्य सुन सकता है, वो कितनी होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 20 से लेके और 20,000, देखो 20,000 लिखा है, 20,000 हैजार्ड इतने तक की जो वेव्स होती है इसको एक मनुष्य सुन सकता है। लेकिन 20,000 से ज्यादा की जो वेव्स होती है ना, 20,000 हैजार्ड से ज्यादा की वेव्स होती हैं उनको एक मनुष्य नहीं सुन सकता। और पराश्रव तरंगे जो होती हैं वो हमेशा 20,000 हैजार्ड से ज्यादा की वेव्स होती हैं, तो इनको एक मनुष्य नहीं सुन सकता। अगर आपसे पूछा जाए कि पराश्रव तरंगे जो है ये किसके द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, डॉल्फिन मछलियां जो होती है उसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है और इन वेव्स को मनुष्य नहीं सुन सकता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैसे तो मैंने बता ही दिए है, मैंने बताया था अल्ट्रासोनिक वेव्स इनको हम बोलते हैं। और 20,000 हैजार्ड से ऊपर की ये वेव्स होती है जिसको एक मनुष्य बिल्कुल भी नहीं सुन सकता है। ठीक है, लेकिन देखो कौन कौन सुन सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये कुछ जानवर हैं जो इनको सुन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर वर्क करता है। स्टेथोस्कोप जो होता है इसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि किस सिद्धांत पे काम करता है। अच्छा, यहाँ से देखो कई क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ जो स्टेथोस्कोप है ये किसको मेजर करता है। फ्रेंड्स, स्टेथोस्कोप की बात करें तो जो हार्ट बीट्स होती हैं, हार्ट बीट्स उनको मेजर करता है, हार्ट बीट्स को। ठीक है, ध्यान रखना है, हार्ट बीट्स को मेजर करता है। जो दिल की धड़कन होती है इसको मेजर किसके द्वारा किया जाता है, स्टेथोस्कोप के द्वारा किया जाता है। अब आपसे पूछा कि स्टेथोस्कोप जो है ये साउंड के किस सिद्धांत पर वर्क करता है, तो ये करता है परावर्तन पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परावर्तन। अब देखो, अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, यहाँ पे हम साउंड वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो साउंड के बारे में क्या समझते हो आप, साउंड है क्या, साउंड ये बताओ, साउंड के बारे में क्या समझते हो। देखो साउंड की मैं सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो साउंड जो है वो जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो उनके बीच में जो कंपन उत्पन्न होता है ना उसी को हम कहते हैं साउंड। देखो एग्जांपल देखिए, ये क्या है, ये है एक बोर्ड है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये है एक बोर्ड है और इस बोर्ड पे मैं एक, देखो मेरे हाथ में क्या है, एक मार्कर है। जैसे ये मान लो ये मार्कर है, अब इस मार्कर को मैं इस बोर्ड पे क्या कर रही हूँ, ऐसे मार रही हूँ, है ना, इस तरह से मार रही हूँ। और जब मैंने बोर्ड पे मारा इस मार्कर को तो एक आवाज आई, है ना, क्या हुआ, एक कंपन उत्पन्न हुआ और ये जो कंपन है ना वही कहलाता है साउंड। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अप्रगामी या फिर विद्युत चुंबकीय। ध्वनि तरंगों की बात हो रही तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें फ्रेंड्स तो ये सरफेस पे ट्रेवल नहीं करती, सरफेस के अंदर ट्रेवल करती है, जैसे कि साउंड। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखो अनुदैर्घ्य तरंगों की बात हुई थी तो इसके बारे में वैसे तो मैंने बता ही दिया, आप चाहो तो यहाँ पे देख भी सकते हो। ये तरंगे जो होती है संपीड़न और विरल के रूप में चलती है। अब ये संपीड़न और विरल क्या होता है, तो देखो जब भी वेव्स पास पास होती है ना वो कहलाता है संपीड़न यानी कॉम्प्रेशन, और जब भी वेव्स दूर दूर होती है ना, इस तरह से दूर दूर होती है तो वो कहलाता है विरल। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण को किसके द्वारा मेजर किया जाता है। एक तरह से आपसे ध्वनि की यूनिट पूछ ली गई है, इकाई पूछ ली गई है, तो ध्वनि की इकाई होती है डेसिबल, तो डेसिबल में इसको मेजर किया जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परासरव तरंगे जो होती हैं यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, ये इनकी आवृत्ति कितनी होती है ये पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखो चार ऑप्शंस आप देख सकते हो, 20,000 से कम, 20,000 से अधिक, 20,000 हैजार्ड से अधिक या फिर 20,000 से लेकर और 20,000 हैजार्ड तक। तो देखो पराश्रव तरंगों की बात करें तो मैंने बताया था 20,000, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ भाई, हमेशा ये होती है 20,000 हैजार्ड से ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन सी। अब देखो यहाँ पे 20 से लेके और 20,000 हैजार्ड तक की जो वेव्स होती हैं वो कौन सी होती है, ऑडिबल होती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑडिबल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं श्रव्य तरंगे, और एक मनुष्य इन वेव्स को सुन सकता है लेकिन एक मनुष्य जो है वो पराश्रव तरंगों को नहीं सुन सकता, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है ये बताना है। रडार की बात हो रही है तो चलो ऑप्शंस देखिए, इसके लिए ऑप्शंस आपके सामने हैं।
रेडियो तरंगों का अपवर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन, डॉपलर प्रभाव या फिर रमन प्रभाव। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडियो तरंगों का परावर्तन। बात किसकी हुई है? रडार की बात हुई है। तो देखो यहाँ पे रडार की बात करें तो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, कई बार पूछ लिया जाता है रडार का मतलब कि किसको मेजर करता है, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स रडार की बात करें तो रेडियो वेव्स के माध्यम से हवा की तरफ से आने वाली जो वस्तुएं होती है उनका पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? रडार का यूज किया जाता है। तो ये चीज क्लियर हो गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है? ध्वनि प्रदूषण जो है ये किसके कारण होता है? ऑप्शन है मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूजिक या फिर हवाई जहाज की उड़ान भरना। तो हवाई जहाज की उड़ान भरी जाती है तो उस केस में क्या होता है? नॉइस पॉल्यूशन होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम में ध्वनि जिसको हम बोलते हैं साउंड ये सबसे तेज चलती है? सबसे तेज किस माध्यम में चलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या फिर वायु। फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा ठोस। अब देखो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ठोस। ठोस में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद होती है द्रव। अब ठोस को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, द्रव को हम बोलते हैं लिक्विड, और उसके बाद होती है ये गैस में होती है। तो सबसे ज्यादा किस में होती है? ये मतलब सॉलिड यानी ठोस में, और ठोस में भी किस में होती है? सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में होती है। कितनी होती हैं? तो 6420 मीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड होती है किसमें? ठोस में, एल्यूमिनियम के अंदर। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा जितने भी लाउड स्पीकर होते हैं ना वो किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब द्रव की बात करें तो द्रव यानी कि लिक्विड, इसमें जो साउंड की स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है? सी वाटर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी वाटर यानी समुद्री जल में होती है। तो ये देख लिया हमने। अब इसके अलावा गैस की बात करें, गैस की, तो गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस में साउंड की स्पीड होती है? तो गैस में सबसे ज्यादा होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम होती है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब देखिए नेक्स्ट, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। अब इसका कारण बताना है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज क्या होती है, क्यों होती है, ये बताना है। तो देखो स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा में पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज की जो आवृत्ति होती है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। और जब भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो तारतत्व, जिसको हम इंग्लिश में वो बोलते हैं पिच, वो भी ज्यादा होगा। तो इस केस में क्या होगा? जो आवाज होगी ना वो तीखी, किरकी, सुरीली, पतली, स्पेशली लड़कियों की होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये देखिए ये चीज समझ लीजिए। यहाँ पे देखो जब जो पिच जो है ये लो होगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? लो होगा। और उस केस में जो आवाज होगी वो कैसी होगी? मोटी, भद्दी, भारी, इस तरह से होगी। वॉइस की होती है स्पेशल। और जब देखो पिच जो है हाई होगा, फ्रीक्वेंसी भी हाई होगा, और इस केस में जो आवाज होती है वो कैसी होती है? तीखी, किरकी, सुरीली, पतली, स्पेशली लड़कियों की होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के तापमान में परिवर्तन से जो साउंड होती है ध्वनि, इसका निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो देखो वायु का तापमान जो होता है, एयर टेम्परेचर, इसमें परिवर्तन से साउंड का जो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ये प्रभावित होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए डॉपलर इफेक्ट के बारे में बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉपलर इफेक्ट जो है ये किससे संबंधित है? फ्रेंड्स डॉपलर इफेक्ट की बात करें तो साउंड से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा साउंड, ध्वनि। अब ये होता क्या है डॉपलर इफेक्ट, इसके बारे में समझिए। देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट गति में होता है तो गति के साथ उसकी लगातार साउंड फ्रीक्वेंसी जो है वो लगातार चेंज होती रहती है, उसी को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल से मैं समझाऊं तो यहाँ देखिए ये क्या खड़ा है? एक मनुष्य खड़ा है, एक मनुष्य है ये। तो यहाँ पे देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये एक मनुष्य खड़ा है और यहाँ से क्या आ रही है भाई? यहाँ से एक क्या आ रही है? रेलगाड़ी आ रही है। अब रेलगाड़ी आ रही है, ध्यान दीजिएगा। अब ये रेलगाड़ी इस मनुष्य से इतनी दूर है तो ये जब सीटी बजाएगी पी, तो यहाँ से आवाज कैसी सुनाई देगी? थोड़ी हल्की सुनाई देगी। लेकिन जैसे जैसे ये रेलगाड़ी जैसे जैसे नजदीक आती है और ये पी पी मतलब कि ये ऐसे सीटी बजाएगी, तो जितनी नजदीक आएगी उस तरह से। अब देखो यहाँ पे कम सुनाई दे रही थी, थोड़ी नजदीक आई, थोड़ी तेज सुनाई दी, फिर थोड़ी नजदीक आएगी, फिर इसके बाद तेज सुनाई देगी।
आएगी, थोड़ी नज़दीक आएगी और तेज सुनाई देगी। तो इस तरह से क्या है, लगातार देखिए ट्रेन की जो साउंड फ्रीक्वेंसी है ना वो चेंज होती जा रही है, क्योंकि ये मोशन में, यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रेन है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट गति में होता है, अब ट्रेन लगातार चल रही है, गति में है, तो लगातार इसकी क्या होती है, साउंड फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। इसी को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? अभी अभी मैंने जस्ट बताया, डॉपलर इफेक्ट के कारण, और काफी अच्छे से मैंने समझा दिया डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट देखिए, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में, आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें लगातार जो उतार चढ़ाव होता रहता है उसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ऑप्शन बी डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है? स्टील में, वायु में, निर्वात में या फिर जल में? तो सबसे अधिक करती है स्टील में, करती है यात्रा सबसे ज्यादा, तो आंसर हो जाएगा स्टील। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, क्यों उड़ सकता है, कारण बताइए। तो फ्रेंड्स, चमगादड़ की बात करें तो ये अंधेरे में इसलिए उड़ सकता है क्योंकि देखो जो चमगादड़ होते हैं वो अति तीव्र ध्वनि तरंगे जो है इनको पैदा करती है और इसका नियंत्रण करती है, तो इस तरह से, या फिर हम यूं कहें कि अल्ट्रासोनिक वेव्स के कारण से उड़ सकता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, वायु में ध्वनि की चाल बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। तो वायु में देखो आपको याद रखना है 332 याद रखना है फ्रेंड्स। अब 332 के साथ क्या आएगा, तो मीटर पर सेकेंड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 332 मीटर पर सेकेंड वायु में ध्वनि की चाल होती है। ये देखिए, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। देखो, प्रतिध्वनि यानी कि इको की बात करें तो किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है ध्वनि का परावर्तन के कारण। और एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है कि किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में कितने समय के लिए रहता है? तो आपको ध्यान रखना है 1/10 सेकेंड के लिए रहता है। फिर यहाँ पे देखो, इको जिसे हम बोलते हैं प्रतिध्वनि, ये सुनाई देने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। फिर सिनेमा हॉल की दीवारों पर थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका कारण बताइए क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है अनुरणन के बचाव के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, बंद कमरे में ध्वनि का सुनाई देना, ये किस कारण से बंद कमरे में ध्वनि सुनाई देती है? ध्वनि के विवर्तन के कारण से। और देखो, नजदीक का जो रेडियो स्टेशन है इसका भी मतलब कि प्रसारण कभी कभी साफ नहीं सुनाई देता, तो कारण बताइए क्यों नहीं सुनाई देता? तो ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है यानी कि विनाशी व्यक्तिकरण, इसके कारण से ऐसा होता है। और फिर इसी तरह से देखो, समुद्र में साइलेंस जोन जिसको हम कहते हैं नीरव क्षेत्र, ये हो जाता है, तो ये किस कारण से होता है? ये तो ये भी होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यक्तिकरण के कारण। नेक्स्ट, संगीत के कारण कभी कभी क्या होता है कि खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं। मतलब कि संगीत के कारण खिड़कियों के शीशे टूटना, सैनिकों के एक ताल में परेड करने से पुल का टूट जाना, ये घटना जो होती है किस कारण से होती है? तो फ्रेंड्स, ये रेजोनेंस यानी कि अनुनाद के कारण होती है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे कि रेडियो के कार्य करने का जो सिद्धांत होता है ये किस पर आधारित होता है? तो ये होता है विद्युत चुंबकीय अनुनाद पे आधारित होता है। फिर दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि का दूर तक सुनाई देना, ये किस कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, ये होता है ध्वनि का अपवर्तन यानी कि साउंड जो होती है उसके रिफ्रैक्शन के कारण, तो आंसर हो जाएगा मतलब कि ध्वनि के रिफ्रैक्शन के कारण। तो देखो, यहाँ पे सारी चीजें, इस टॉपिक को काफी अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि देखो होगा क्या, शेयर करने से, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगले वीडियो के लिए हम मोटिवेट होते हैं, उससे हम आपको और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा जिस पे क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी इजीली आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, एक चीज़ कहना चाहूँगी, देखो यहाँ पे साइंस की बात करें तो बायोलॉजी कंप्लीट कर दी हमने। आप चैनल पे विजिट कीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, काफ़ी अच्छे से मैंने बायोलॉजी को कंप्लीट कराया है। देखो, एक एक टॉपिक को की थ्योरी करवाई है और थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको कंप्लीट कराया है, और थ्योरी के
बात करें तो भाई डायग्राम की हेल्प से बहुत अच्छे से कराई है। तो आप चैनल पे विजिट कीजिएगा, वहाँ देख लीजिएगा, सारे टॉपिक मिल जाएंगे। बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, फिजिक्स ऑलमोस्ट हो चुकी है, काफ़ी टॉपिक हो चुके हैं, केमिस्ट्री के भी काफ़ी टॉपिक हो चुके हैं। आप चैनल पे विजिट करोगे तो वहाँ पे सारे टॉपिक मिल जाएंगे, स्टैटिक जीके, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे सब डले हुए हैं। तो आप एक बार चेक करो, तो ताकि आपको काफ़ी हेल्प होगी यहाँ से। क्योंकि देखो अभी आपको पता है कि 6 नवंबर से राजस्थान पुलिस के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। और ये अगर आप देख लेते हो ना, आप चैनल पे एक बार विजिट करके देखोगे तो इतना ज़्यादा डाटा, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े हुए हैं कि उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और अब आपको पता है कि दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे एनटीपीसी। तो इस तरह से करके आप लगातार जुड़े रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।